Hello everyone, a very good morning to all of you. So let's start with the NASA's video for 30th of October. So train accidents still continue, and recently there's been one accident जो report हुआ है आंध्र प्रदेश से. So we've talked about regarding fire safety also, क्योंकि fire incidents भी ऐसे देखे जाते हैं. And again जो क्रैश होते या ट्रेन गेट्स ऑफ द ट्रैक. सो ऐसे कुछ अगेन हमने बात करी है इसके अराउंड. सो वी टॉक्ड अबाउट कि टेक्नोलॉजिकल हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस हेल्पलाइंस जो है वो हमें प्रिवेंशन में तो हेल्प नहीं करेगी, तो इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं. प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं एंड पोस्ट डिजास्टर मेजर्स क्या लिए जाने चाहिए, एंड उसमें फिर हम फर्दर उसको क्लासिफाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नेचर ऑफ क्या डिजास्टर हो रहे हैं. सो आई थिंक इसको डिटेल में तो हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है फिर, बिकॉज इट वुड बी अगेन अ कंप्लीट रेपिटेशन, बट स्ट्रक्चरिंग के अराउंड हम ऐसे कुछ चेंजेस कर सकते हैं. सो प्रवेश, आपको कुछ एडअप करना है? हाँ, इसमें एक चीज मानसी ये कर सकते हैं कि जो हमारा रेलवे पैरामेडिकल या मेडिकल स्टाफ होता है उसको हम जो है उसकी जो रोबस्ट फंक्शनिंग है वो हॉस्पिटल्स में कर सकते हैं। और इसी से जुड़ी एक चीज हम कर सकते हैं कि फॉर एन एग्जांपल टुडे वी हैव आईआरसीटीसी ट्रेन्स लेड कैंटीन सर्विसेज। आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो और आपको नेक्स्ट स्टेशन पे आपका बुफे मिल जाता है खाने का। तो इसी तरीके से यूनिफॉर्म लेवल पे पैन इंडिया लेवल पर हमें मेडिकल जो फैसिलिटीज हैं वो भी ऑनलाइन कर देनी चाहिए रेलवे की, जिसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको फोन मारे और नेक्स्ट स्टेशन पे आपको मेडिकल टीम जो है विद मतलब मेडिकल आइटम्स वो आपको खड़ी मिले और आपको रिलीफ दे। और दूसरा ये कि सिक्योरिटी के लिए जैसे कि रेलवेज में आई थिंक राजस्थान पुलिस का एक प्रोग्राम था जिसमें कि इलीगल स्मगलिंग हो रही थी, तो और जो पानी की बॉटल्स हैं उनका मतलब किस तरीके से मिसयूज कर रहे थे। तो काफी चीजों पे मतलब ध्यान देने की जरूरत है। तो इसमें सिक्योरिटाइजेशन की भी हम बात कर सकते हैं कि किस तरीके से हम जीपीएस और सीसीटीवीज हर कोच के अंदर लगा सकते हैं, स्पेशली इन द एक्सप्रेस ट्रेन। और टिकटिंग की अगर हम बात करें तो वहां पर भी हम थोड़ा डिजिटाइजेशन से जो मिडलमैन और जो कार्टलाइजेशन होता है टिकट्स में उसको कम कर सकते हैं। ठीक है. और लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो यहाँ पे अगर हम देखें, recently there was a blast. So blast, it kills two people, injures 41 at prayer meet near Kochi. So explosions हुए which occurred at the convention of the Jehovah's Witnesses who were attending. Nearly they were like gathering of 2000 people. So at least two successive explosions हुए. So basically कहीं ना कहीं we can take it from the perspective of again कि कौन से acts इसमें यूज किए जाएंगे. तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इज गोइंग टू प्रॉब दिस इंसिडेंट्स. सो इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से दिस इज अगेन वन काइंड ऑफ थ्रेट व्हिच एग्जिस्ट. एंड अगेन कैसे सोशल मीडिया का भी मिसयूज किया जाता है इन टर्म्स ऑफ स्प्रेडिंग र्यूमर्स या इन्फ्लेमेटरी मैसेजेस स्प्रेड करना जो पोलराइजेशन करते हैं, रेडिकलाइजेशन करते हैं. तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेगुलेशन एक बहुत बड़ा अगेन टॉपिक ऑफ डिबेट है कि किस तरीके से सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जाना चाहिए. क्या सेल्फ रेगुलेशन जो अभी प्रोविजंस है क्या वो सफिशिएंट है, या कोई एक सेपरेट रेगुलेटरी बॉडी आनी चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से नेचर ऑफ ग्रोथ हो रहा है, स्केल ऑफ ग्रोथ देखा जा रहा है सोशल मीडिया का, तो क्या उसके लिए एक सेपरेट रेगुलेटरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है या नहीं? तो मानसी यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा यूएपीए एक्ट है इसी के अंदर हमें एक सब क्लोज ऐड कर देना चाहिए बाय द ऑब्वियसली बाय द पार्लियामेंट वाया लेजिस्लेशन की जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो अगर अगेंस्ट काम करते हैं इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के, तो उनको भी इसके अंडर बुक किया जाएगा। हाँ देखो, अभी के लिए तो जो नेचर है इस एक्ट का मेजरली यूज किया जाता है ऐसे केसेस में जो अगेन टेररिज्म से रिलेटेड रहते हैं. बट इंटरनल सिक्योरिटी में भी टेररिज्म एक काइंड का थ्रेट है. सो अब ये देखने वाली बात है कि क्या इस एक्ट का अगर हम एम्बिट और वाइडन करेंगे तो अगेन इफेक्टिवनेस ऑफ दिस एक्ट क्या वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगी या नहीं. सो ये कुछ देख सकते हैं. और जो हम बात कर सकते हैं रिफॉर्म्स की, कि अर्लियर लाइक हम ऑर्गेनाइजेशंस वर अ पार्ट जिनको बुक किया जाता था अंडर दिस एक्ट. तो रिफॉर्म किए गए, अमेंडमेंट की गई, जिसमें अब एक सिंगल इंडिविजुअल को भी बुक किया जा सकता है फॉर दी अनलॉफुल एक्टिविटीज.
सो जो भी रिसेंट इंसिडेंट हमने देखा, कोची की बात कर रहे थे, तो सिक्योरिटी को और इंटेंसिफाई कर दिया अराउंड द चर्चेस एंड द मेट्रो स्टेशंस. So police have tightened the security around churches, metro stations, the city after multiple blasts at the Christian religious gathering. So this is again post incidents के बाद आप क्या measures ले रहे हो, but again ये आप वैसे भी before incidents for prevention आप इसको कर सकते हो. एंड जो क्राउडेड एरियाज है वहाँ पे सिक्योरिटी नेचुरली वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज अगेन जो हमने मुंबई अटैक्स देखे थे, टेरर अटैक्स, रेलवे स्टेशन और होटल्स जो क्राउडेड प्लेसेस थे उनको टारगेट किया गया था. तो बस स्टैंड हो, मार्केट प्लेसेस हो, रेलवे स्टेशन हो, यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. सो अगेन दिल्ली एनसीआर पॉल्यूशन की बात करें तो एक जो और मेजर लिया जा रहा है, BS3 और BS4 बसेस जो है, भारत स्टैंडर्ड 3 एंड 4 बसेस, उनको बैन किया जा रहा है. सो दैट अगेन जो पोल्यूशन कंट्रोल स्टैंडर्ड्स है उनको डेयर करने के लिए, एंड controlling the regulation, the release of the greenhouse gases. So this is important. Right now we are again जो हमने leapfrog किया, that was to the Bharat stage 6 vehicles. वो आ रहे हैं, उसके अराउंड भी कुछ challenges की हमने बात करी थी कि capital expenditure चाहिएगा, क्योंकि वो एक अलग तरीके की टेक्नोलॉजी है. सो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी फॉर अगेन शिफ्टिंग टू BS6. Okay, so Oshik, Pravesh? I have two questions from you. Number one, when we are heading toward BS6, so what are 3 and 4 important features of BS6 engine? This is number one question. And second, how we are gonna ensure that the vehicles which will be gone out of metropolitan cities because of this pollution criteria, they will be consumed in other states. First of all, BS6 is more cleaner fuel. BS6 engine is used for more cleaner fuel, and it causes less pollution. That is, its sulfur content is less than five times than BS4, and then it also has less emission of nitrogen oxide, up to 70%, I think. तो दो रीजन के कारण BS6 इम्पोर्टेंट है BS4 से. और आपका जो सेकंड क्वेश्चन था कि बाकी सब जगह क्या चेक करें, तो आई थिंक जो पहले मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है वहां पर पहले स्ट्रिक्ट चेक होना चाहिए ऑन द रिगार्डिंग ऑफ द BS6 इंजन. और BS6 इंजन मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड कंप्लायंस सिस्टम है. तो अगर मैन्युफैक्चरिंग वाले अगर BS6 नहीं बनाएंगे तो उनके ऊपर पेनल्टी लगेगा. वो तो बना ही रहे हैं. जो एग्जिस्टिंग BS6 और BS4 और BS3 है, उनका जब टाइम आएगा, फॉर एग्जाम्पल 15 ईयर्स ऑफ एज होता है कोई भी व्हीकल का, तब वो अपने आप रिटायर हो जाएंगे. उसमें फिर चेक क्या करना मुझे नहीं, यहाँ पे जो आपसे प्रवेश पूछना. ने पॉइंट हाईलाइट कर रहा है वो वैलिड पॉइंट है. वो ये बोल रहा है कि जो व्हीकल्स अभी लाइक दिल्ली एनसीआर रीजन में यूज किए जाते हैं तो लिमिटेशंस हैं 10 ईयर्स है और 15 ईयर्स है, डिपेंडिंग ऑन पेट्रोल व्हीकल है कि डीजल व्हीकल है. तो ये देखा जा रहा है कि सिंस बाकी स्टेट्स में ऐसी कोई लिमिटेशन एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उन व्हीकल्स को ये टाइम लिमिट जब कंप्लीट हो जाता है तो दूसरी स्टेट्स में उनको सेल कर दिया जाता है. तो वहां पे भी तो वो पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे ना. तो ओवरऑल एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड होना चाहिए, एंड यहाँ पे स्क्रैपेज पॉलिसी जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी. हाँ, और आई थोड़ा मैं स्लाइटली डिसएग्री करता हूँ मानसी से. जो दिल्ली का जो पोल्यूशन स्टैंडर्ड है, पोल्यूशन ज़्यादा होता है दिल्ली में एज कम्पेयर टू बाकी सब रीजन में. अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल जमशेदपुर माना है, तो यहाँ पर 15 ईयर्स वाला एज है ही ऑलरेडी. दिल्ली में ज़्यादा पोल्यूशन है, इससे कारण वहाँ पर डीजल बैन है और 10 ईयर्स है उसमें लिमिटेशन है. तो आई थिंक ओवरऑल आप उसको जैसा पार्टी के डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करेगा, हाँ, बट एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, फिर पैन इंडिया लेवल पे सभी स्टेट्स के लिए तो होनी पैन चाहिए. इंडिया आएगा जब धीरे धीरे जब पॉलिसी होता है, क्योंकि जो व्हीकल होता है उसका दाम बहुत ज्यादा होता है, से 10 लाख होता है, 15 लाख होता है. तो ऑन द स्पॉट अगर आप 10 ईयर्स बैन कर दिए 10 ईयर्स बाद, तो उससे कंज्यूमर पर भी इफेक्ट पड़ेगा. तो हाँ, वो उसका अगर ध्यान रखते हुए भी दिल्ली में ऐसा किया गया है, और बाकी जगह में वे धीरे धीरे 2030 तक आ जाएगा अपने आप. हाँ. तो ओशिक, आपको नहीं लगता कि मतलब ये जो लोअर क्लास जो कंज्यूमर है, जो बाइक खरीदता है, मतलब वो 15 साल के अंदर अगर वो उसको इतना चलाता ही नहीं है कि वो पोल्यूशन दे, उसको आप कैसे, मतलब फिर उसकी जो डिमांड है उसको कैसे गवर्नमेंट सेटिस्फाई करेगी? और दूसरी एक चीज कि हर 15 साल के बाद वो लाख रुपए लगाने की उसकी क्षमता नहीं है एक नई बाइक लेने की, और वो कह रहा है कि मेरी बाइक जो है आपके पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स के ऊपर बिल्कुल
उतरती है, मेरी पोल्यूशन दे ही नहीं रही है, तो खाली 15 साल के क्राइटेरिया के बिहाफ पे अगर मैंने वो चलाई 5,000 है किलोमीटर और वो पोल्यूशन दे ही नहीं रही, उसके बाद भी जो है आप मुझे बोल रहे हो कि मैं अपनी दे दूं, तो कितना ज्यादा उसकी जो इनकम है उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। उसके लिए गवर्नमेंट क्या कुछ मतलब कुछ सोच रही है उसके लिए गवर्नमेंट? पहली बात, जो आप बता रहे कि मैं पॉल्यूशन दे ही नहीं रही है, तो वो सब्जेक्टिविटी है। ऑब्जेक्टिविटी करने के लिए उसके पास, सरकार के पास इलेक्शन परमिट सर्टिफिकेट होता है, इलेक्शन एनवायरमेंट परमिट सर्टिफिकेट होता है, जो हर एक व्हीकल को दिया रहता है, उसको पास करना पड़ता है। अगर वो नहीं, मैं पास है तो वही कह रहा हूँ, आपको अगर वो पास कर जाए जायज है। फिर। हाँ, पास कर जाए तभी 15 ईयर्स लिमिटेशन है, वो आज से नहीं है, वो पहले से। तो जब रूरल एरिया होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई गांव में जाते हैं, तो 15 ईयर्स के ऊपर चलता है गाड़ी, 25 ईयर्स भी होता है। तो वहाँ पर कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होता इसलिए। लेकिन अब शहर में जाएंगे तो वहाँ 15 ईयर्स लिमिटेशन है ही, लगा हुआ है। उसका उल्लंघन बहुत मुश्किल होता है। बहुत लोग करते हैं लेकिन लोकल चलाते हैं। आप हाईवे में जाते हैं तो आपको चालान कट नहीं, जाएगा। पहले तो शायद हमारे यहाँ विंटेज कार्स और विंटेज बाइक्स का भी क्रेज था, तो अब हाँ, तो मुझे लगता है विंटेज वो कहीं ना वाइट कहीं और खत्म हो विंटेज जाएगा। कार भी यूज कर सकते हैं, अनटिल अनलेस आपको लेना पड़ेगा सर्टिफिकेट फ्रॉम आरटीओ, तब आप यूज कर सकते हैं। ठीक। और यहाँ पे एज एन ऑल्टरनेटिव भी, जैसे प्रवेश ने आपने क्वेश्चन रेज किया, तो एज एन ऑल्टरनेटिव जो ऐसे लोगों को हेल्प भी कर सकता है, दैट इज रोबस्टनेस ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो वहां पे भी दिल्ली में वी आर सीइंग कि उसके लिए भी स्पेसिफिकली मेजर्स लिए जा रहे हैं, तो दैट कैन आल्सो सर्व एज अ शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए कर सकते हैं। सो अगेन, ये जो भी रिसेंट इंसिडेंट देखा गया, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक इमर्ज होता है, क्राउड मैनेजमेंट। तो क्राउड मैनेजमेंट के लिए आप क्या मेजर्स सजेस्ट करोगे? किससे पूछ रहे मानसिया? कोई भी आंसर कर सकता है। हाँ। तो पहली बार, क्लाउड मैनेजमेंट के लिए आप ड्रोन का यूज कर सकते हो। और एक मैकेनिज्म होता है, मतलब मैं सिंपल बता रहा हूँ। पहले तो एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया, दूसरा एक जो आप यूज कर सकते हो, होम गार्ड को। तो होम गार्ड आप सप्लाई ले सकते हो, लोकल वॉलंटियर ले सकते हो, उससे क्राउड मैनेजमेंट कर सकते हो सही डायरेक्शन में। और क्राउड मैनेजमेंट का एक पैटर्न होता है। तो इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वेशन, कि कैसे वाटर फ्लो करता है ना पाइप के अंदर में, हम्म। वैसे ही क्लाउड फ्लो करता है। तो उसका प्रॉपर एक इक्वेशन होता है, और कैसे इसको डील किया जाए वो भी एक इक्वेशन होता है। तो उससे डील कर सकते हैं विद द यूज ऑफ ड्रोन और मैपिंग डिवाइस, शॉर्ट छोटा फॉर्म में। हाँ, ये तो थोड़ा ऐसे किया जाता है, एक पहली बार यूज मैथमेटिक्स। हुआ था। हम्म। क्या वो? नहीं, आप कह रहे हो यहाँ पे थोड़ा जो आप नया एंगल लेके आए हो, मैथमेटिकल इक्वेशन और वो जो पैटर्न वाली बात आपने करी, ये बट पता है मानसी, इसका ये उसमें हुआ था स्ट्रक्चर। जो नहीं, बाकी सब एंगल है, जैसे वॉलंटियर हो गया, या फिर सही एग्जिट एंट्री पॉइंट्स डिफाइन होना चाहिए, और एक सही पैटर्न में लोग को फॉलो करने के लिए प्रोटोकॉल होना चाहिए, और बीच बीच में जो इंडिकेशन होता है ना एरो का, हाँ। वो देना चाहिए, ताकि लोग उल्टा सीधा डायरेक्शन में नहीं चले, हम्म। एग्जिट टू एंट्री नहीं हो, एंट्री टू एग्जिट नहीं हो। तो ये तो हो गया बेसिक। मैं तीसरा जो चौथा ऐड कर रहा था, मैथमेटिकल एंगल इसलिए ऐड कर रहा था क्योंकि हम्म। कुंभ मेला होता है ना, उसमें हाँ। अराउंड 20 मिलियन लोग जाते हैं कुंभ मेला में। तो आई वॉज सीइंग द डॉक्यूमेंट्री वेयर द डीआईजी आईपीएस ऑफिसर थे, वो क्राउड मैनेजमेंट कर रहे थे बेसिकली वहाँ का 20 मिलियन पीपल का। तो उन्होंने बताया कि दे आर यूजिंग ड्रोन्स, और मैथमेटिकल मॉडल है इसका। हम्म। और जैसे वाटर फ्लो करता है ना, पानी अगर डालते हो तो वाटर एक सही डायरेक्शन में फ्लो करता है, हम्म। तो हर अलग उसका स्प्रेड हो जाता है। वैसे ही इंसान वैसे चलते हैं, अगर ऊपर से देखे होगे तो। हम्म। अगर यही चीज नहीं हुआ था तो साउथ कोरिया में डेथ हो गया था, अब गौर किए होंगे 2 साल पहले। हम्म। एक क्राउड, सुने होंगे न्यूज में, हाँ, तो बहुत लोग स्टैम्पिंग। मर गए थे। हाँ, स्टैम्पेड हुआ था साउथ कोरिया में, और इंडिया में भी होता ही है स्टैम्पेड। तो हाँ। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है कि जितना एंट्री होना चाहिए उतना एग्जिट होना चाहिए। अगर जहां दिखा कि एग्जिट कम हो रहा है तो वैसे ही अलर्ट कर देना चाहिए पुलिस को। तो मैथमेटिकल फॉलो यूज कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग, आप देख और सकते हैं। और इसमें मानसी मैं 2 या 3 चीजें और ऐड करता हूँ जो मतलब इससे लिंक्ड है। एक जो हमारा हमारा जो पार्किंग का है इशू,
वो भी मतलब स्पेशियस होना चाहिए और उसका प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए पार्किंग स्पेस का, जिसमें हम डबल स्टोरी या ट्रिपल स्टोरी पार्किंग फैसिलिटीज क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ जो हमारा ट्रैफिकिंग है, जो रोड ट्रैफिकिंग है, उसे हम डील कर सकते हैं। और जैसा कि औशिक ने बताया कि एग्जिट और इन पॉइंट ये सब, और दूसरा सैनिटेशन की फैसिलिटीज की हम इंश्योर कर सकते हैं कि वो मतलब प्रॉपर डिस्टेंस पे हो, ताकि जो क्राउड है उसको मतलब बार बार पूरा मतलब घूम के ना जाना पड़े। तो ये कुछ मेजर्स हैं, और लिफ्ट वगैरह रमेश, मैं फैसिलिटीज ये सब। एक आपसे एक डिसएग्री करूंगा एक पॉइंट पर कि आप 3 स्टोरेज पार्किंग नहीं बना सकते कम समय में। अगर कोई भी मेला लग रहा है या फिर कुंभ मेला हो रहा है तो वहां नहीं पे अच्छा, 3 स्टोरेज कम नहीं हो नहीं, सकता। वो मतलब एक हम्म। मैंने इंस्टीट्यूशनल मेजर बताया। अगर कम समय में बनाना है तो वी हैव, मतलब हमें लैंड जो है वो फार्मर से या फिर जो लोकल लीज पे ले सकते हैं, पीआरआई होते हैं उनसे, साइट का स्टेक लैंड। होल्डर से बात लेकिन करके लीज लैंड। लेने में महंगा हो जाएगा, तो नहीं, आई नहीं, लीज थिंक। नहीं और लेंगे यहाँ हम, पे उनसे बात अगेन, करेंगे कि मतलब प्राइवेट व्हीकल्स का यूज ना करके ऐसे एरियाज में टैक्सी सर्विसेज जो रहती है फेरी करने के लिए, वो हाँ हाँ। ज्यादा यूज कर सकते हैं ना, तो वो जो बाकी की कैपेसिटी और स्पेस है वो हमें कम चाहिएगी फिर। नहीं, लेकिन मानसी उसमें फिर ये होता है ना कि मतलब अगर आप टैक्सी सर्विसेज करते हो ना, तो जैसा कि औशिक ने बोला कि कुंभ मेला लगता है, तो कुंभ मेला के ऐसे मेलों कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ ना, टेम्परेरी पर्पस के लिए आप कैब सर्विसेज गवर्नमेंट अवेलेबल करा सकती है सिर्फ उसी टाइम पीरियड के लिए। तो आपको उस लोकेशन के अराउंड कहीं आना जाना है, ड्रॉप करना है, पिकअप करना है, तो वो टैक्सी सर्विसेज ही बस परमिटेड रहेंगी उस एरिया में। अच्छा ठीक है, मतलब आप ये बोल रहे हो खाली वो ही रहेंगे, ठीक है। हम्म। So we can talk about this inclusive classroom के around basically क्या idea है of an inclusive classroom? क्या it is only limited till प्रवेश, education and मानसी, available इसमें प्रवेश पूछता हूँ। technology? हाँ, okay. प्रवेश, आपके हिसाब से इंक्लूसिव क्लासरूम कैसा होना चाहिए? अगर आप सिर्फ शॉर्ट में बताएंगे, शॉर्ट में बस पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे सिर्फ। ठीक है, तो इंक्लूसिव होना चाहिए कि जिसमें जो लेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिस बच्चे का हुआ है और जिसका फुल कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ है, दोनों की नीड्स को कैटर किया जाए। स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल टीचर्स की फैसिलिटीज हो, और उसके बाद स्पेशल इक्विपमेंट्स हो, जैसे कि जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए प्रॉपर सिटिंग फैसिलिटी हो। और इसके बाद हम थोड़ा ये भी बात कर सकते हैं कि किस तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जैसे कि हम देखते हैं अलग अलग स्टेट्स में कास्ट के बिहाफ पे, जेंडर के बिहाफ पे, और रिलीजन के बिहाफ पे। तो ये कुछ चीजें हैं। तो यहाँ पे मैं अगर ऐड करूंगा मानसी इसमें से। हाँ, तीन मैं ऐड इम्पोर्टेंट, करूंगा। हाँ, तो मैं आपको क्वेश्चन फॉर्म करके देती हूँ औशिक, 3 इंपॉर्टेंट हम्म, एलिमेंट्स ऐसे बताओ जो एक क्लासरूम को इंक्लूसिव क्लासरूम बनाएंगे। हाँ, मैं ऐड करूंगा। प्रवेश, प्रवेश का जो एंगल था वो डिस्क्रिमिनेशन लेट था। तो मैं एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गया जो आई एग्री करता है प्रवेश प्रवेश से, कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और सबको जो वर्नेबल सेक्शन सोसाइटी है उनको बढ़ावा देना चाहिए। फॉर एग्जांपल डिसेबल स्टूडेंट्स हो गए या एस सी एस टी ओबीसी और एक्सेट्रा वुमेन भी आ गए उसमें। सेकंड जो इंपॉर्टेंट एंगल है कि इंक्लूसिव ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एजुकेशन और मेंटल एजुकेशन दोनों होना चाहिए, क्योंकि बच्चे फिजिकल एजुकेशन नहीं, कभी कभी नहीं करते, तो योगा इनपुट होना चाहिए और खेल कूद और स्पोर्ट्स में भी मतलब बच्चों को प्रमोट करना चाहिए। थर्ड जो वुड बी टू इम्प्रूव द इंटरेक्शन बिटवीन द पेरेंट्स एंड टीचर। वो नहीं हो पाता है, और उससे का बच्चे का जो प्रभाव है, बच्चे के ऊपर मेंटल हेल्थ का प्रभाव है, वो बढ़ जाता है। तो आई थिंक, और आई थिंक इसलिए औशिक जो आप एग्जांपल दे रहे हो, आई थिंक इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव स्कूल लेवल एजुकेशन का, रादर की क्लासरूम बेस्ड। नहीं, क्लासरूम तो इसी का पार्ट है ना। हाँ, पार्ट हो गया वो तो ठीक है। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट मैं हाईलाइट करना चाहूंगी कि स्कूल में सबसे ज्यादा इंसिडेंट्स देखे जाते हैं बुलिंग के, तो जो मेंटल स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ है एक, वो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होना चाहिए फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम। और दूसरा ये कि जो पीडागोगी है, जो टीचर्स की स्किल्स है, क्योंकि हमारे यहाँ जो टीचर्स होते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, वो भी बड़े रिजिड होते हैं। उनके भी अपने प्रेजुडाइसेस होते हैं, तो उनको भी शेड करने के लिए हमारे क्वालिटी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और सेमिनार्स और वर्कशॉप जो है वो होनी चाहिए।
और एक और चीज, मतलब स्कूल लेवल पे हमें इतनी क्लैरिटी नहीं होती कि एज अ करियर ऑप्शन हमारे पास क्या चीजें अवेलेबल है, कौन सी स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये एजुकेशन भी फॉर अवेयरनेस पर्पस इनिशियली अगर दी जाएगी, तो जो डिसीजन मेकिंग रहेगी और जो क्लैरिटी रहेगी स्टूडेंट्स के माइंड में, हम उसको और एनहांस कर सकते हैं। सो दो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट मेरे लिए यही रहेंगे, एक तो बुलिंग के अगेंस्ट एंड एक रिगार्डिंग दिस थिंग जो भी मैंने मेंशन किया। मानसी ऊपर वाला ले सकते हैं, Which one? लेफ्ट साइड। Okay, panel should be given more time to study new criminal laws. So we're talking about reforms and ये overhauling बस the. एक्सप्लेन कर दो आप इस पे। हम्म। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि प्रॉपरली स्टडी करने के लिए हम डीकॉलोनाइजेशन की जब बात करते हैं, तो जो आईपीसी सीआरपीसी 1860s के टाइम पीरियड से वी आर हैविंग दीज लॉज, उनको कंप्लीटली हटा के वी आर कमिंग अप विद दिस, लाइक भारतीय न्याय संहिता में 3 बिल हमने इंट्रोड्यूस किए हैं विच हैव बीन नेम्ड इन हिंदी, तो एक उसके अराउंड भी अदर ही डिबेट चल रहा है। सो यहाँ पे मेन एलिमेंट यही हाईलाइट किया जा रहा है कि इनको प्रॉपर स्टडी करने के लिए जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज हैं उनको टाइम देना चाहिए, प्रॉपर कंसल्टेशंस होनी चाहिए विद द एमपीज एंड इवन विद द पब्लिक, एंड हाउ थिंग्स आर चेंजिंग ऑन ग्राउंड, किस तरीके से इवन क्राइम्स आर हैपनिंग, नेचर ऑफ क्राइम्स कैसे चेंज हो रहे हैं। तो जो टेक्नोलॉजी वाला एलिमेंट है, कैसे उसको भी हम बेसिकली अगेन इंक्लूड करना चाहिए इवन इन टर्म्स ऑफ जो पनिशमेंट की जब हम बात करते हैं। सो ये चीजें रिकग्नाइज करना इंपॉर्टेंट है, देन ओनली वी कैन से कि कंटेम्प्रेरी टाइम्स के सिनर्जेटिकली जब हम बात करते हैं, तो लॉज एंड जो क्राइम्स हो रहे हैं उनको तभी हम प्रॉपरली टैकल कर पाएंगे। तो इसके अलावा हाँ, आई एग्री विथ मानसी। तो मैं बता रहा हूँ कि जो भी, हाँ मतलब मैं एग्री करता हूँ कि जो भी नया टेक्नोलॉजी आ रहा है उससे रिलेटेड जो फ्रॉड केसेस हो गए या फिर उससे रिलेटेड क्राइम केसेस है, ऑनलाइन क्राइम भी हो सकता है, तो उसमें अपडेशन नहीं होता है। तो आई थिंक मानसी यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि हर साल एक पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए एक पैनल का, कि हम्म। क्या क्या इसमें ऐड और करना है विद हाँ, रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी। जैसे हर आज साल आई चैट थिंक। जीपीटी है, तो हो सकता है चैट जीपीटी के थ्रू फ्रॉड होने लगे आने हाँ। वाले समय में, हो भी सकता है। हम्म। दूसरा बात कर सकते हैं कि कैसे स्पेसिफिक फ्रॉड हो रहा है, हर बार फ्रॉड का डेफिनेशन चेंज होते आ रहा है, हम्म। डिफरेंट टाइप से फ्रॉड होता है, तो उसको भी कैसे डील करें। क्योंकि अगर पुलिस अगर एफआईआर में वो आईपीसी आईपीसी भारतीय न्याय संहिता में जो कोड है वो अगर नहीं लिखेंगे, तो उससे थोड़ा सा केस डाइल्यूट हो जाएगा। तो ऐसा बोल सकते हैं कि रिव्यू टाइम टू टाइम होते रहना चाहिए इसमें। हाँ, ये चीज एक हो सकती है। प्रवेश, आपको कुछ और हाईलाइट करना है यहाँ? मुझे इसमें दो चीजें बोलनी है। एक तो जो अभी औशिक ने बोला कि हर साल हम रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आप रिव्यू अगर करोगे तो उसको आपको फिर दोबारा इनमें डालना पड़ेगा, तो उसमें आपको पूरी पार्लियामेंट का में वो चीज चर्चा भी करनी पड़ेगी, तो उसमें इश्यूज रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी जो लॉ कमीशन और बार कमीशन की जो रिपोर्ट्स होती हैं, उनको स्पेसिफिकली टास्क असाइन होना चाहिए कि आप जो है एनुअल इनको पढ़ेंगे और इनको रिकमेंड करेंगे बाय टू द लॉ मिनिस्ट्री टू डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट दिस न्यू रिफॉर्म्स इनटू द करंट लॉ। और दूसरी बात ये कि अंडर द हेड ऑफ एनएलयू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, दिस भारतीय न्याय संहिता इज गेटिंग फॉर्मुलेटेड। तो इसमें क्या है कि एक तो डीकोलोनाइजेशन की बात है कि जो हमारे पुराने सीआरपीसी सीपीसी आईपीसी चले आ रहे हैं, एविडेंस एक्ट चले आ रहे हैं, उनकी टेक्निकलिटीज जो है आज के टाइम के जो क्राइम्स और जो सिविल इश्यूज हैं उनको डील करने में बहुत असमर्थ है, जिसकी वजह से पेंडेंसी ऑफ केसेस होती है। जजेस को भी और लॉयर्स को भी कई बार समझने में बहुत टाइम लग जाता है। तो एक कारण उसका ये कि भारतीय न्याय संहिता की हम तरफ हम बढ़ रहे हैं। और दूसरा इसमें रीजन ये है कि जैसे कि आपने बताया कि नए नए क्राइम्स आ रहे हैं, जैसे साइबर स्पेस की बात है, नए नए जो हेट स्पीचेस की बात है, तो इन सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय न्याय संहिता आने से क्या अ, आप जो नए क्राइम्स हैं उनकी यूनिफॉर्मिटी को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे अक्रॉस इंडिया। तो इसमें एक चीज और, जो इंटरनेशनल हमारे कन्वेंशन है उनको भी इसमें थोड़ा इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, उनसे भी चीजें लेनी चाहिए कि किस तरीके से यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ला सकते हैं।
So we can take this up, unfolding economic tragedy. So let's see कौन सी चीज पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है. इकोनॉमिक ट्रेजेडी किस चीज पे किया जा रहा है? Mansi, before this, can I ask one question? ED on the above page. Here around. Yes, here. So it is written that ED has failed to demonstrate its impartiality in its probe. So as we all know that ED deals matters under the PMLA Act, Prevention of Money Laundering Act. तो मानसी, क्या आप मुझे दो एरिया जैसे बता सकते हैं जहाँ पर जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है उसके कंसर्न्स जो है बार बार देखने को मिलते हैं? See, as in like concerns, so I won't say क्योंकि थोड़ा बहुत ये आर्टिकल कहीं ना कहीं पॉलिटिकल भी है, तो as such अगर कोई एविडेंस नहीं होगा तो we can't have or we can't make this kind of a judgment कि it has failed to demonstrate impartiality in its probe, so we can't question जो वो काम कर रहे हैं. And मैं बस इतना नहीं, मैं इसके ऊपर तो पूछ ही नहीं मैं रहा, बता मैं रहा तो हूँ नॉर्मल प्रवेश, से पूछ रहा था. मैं हाँ, बोल रहा हूँ हाँ, कि पहला दो जो एरियाज है मैं शॉर्ट बताऊंगा कि कहाँ पर ईडी एक्शन. तो मैं बताऊंगा कि इसमें पब्लिक जो एक परसेप्शन है ऑन द ईडी वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है जब सेंटर में जो सरकार होती है वो जब यूज करते ईडी एज अ पॉलिटिकल वेंडेटा. तो परसेप्शन, पब्लिक परसेप्शन का मैटर है. और सेकेंडरी मैं बताऊंगा कि एनआईए का जो कन्विक्शन रेट है वो 92-93% से ऊपर है. ईडी का कन्विक्शन रेट 60% भी नहीं है. तो आई थिंक ईडी अगर कन्विक्शन रेट पे काम करेंगे ज्यादा तब जा करके ईडी का जो परसेप्शन और जो ट्रस्ट है वो बढ़ सकता है अमंग द पब्लिक. नहीं तो फिर वो दिखेगा कि पॉलिटिकल वेंडेटा है. तो आई थिंक ईडी शुड बी गिवन मोर पावर एंड इट शुड बी यूज्ड इन अ वेरी कॉशियस मैनर, तभी जा करके होगा. ये मेरा. हाँ, बेसिकली पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए. आपने अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया जो परसेप्शन वाला है, मतलब आम जनता क्या सोचती है, मतलब इसको एज अ लाइक पॉलिटिकल टूल यूज किया जाता है, सो वो नहीं, परसेप्शन मुझे ऐसा लगता है कि आम जनता जो है ईडी को ऐसा नहीं सोचती है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके ऊपर ईडी एक्शन लेती है वो ईडी को ऐसा बोलते हैं. तो लेकिन दूसरा पॉइंट नहीं उसी का बहुत प्रवेश, अच्छा आई थिंक आम जनता जो बात कर रहे हैं वो डिपेंड करता है ना, आम जनता कौन है, आम जनता कौन किसको वोट करते हैं वो भी तो फैक्टर मैटर फर्क है. पड़ता है. तो 37% सिर्फ रूलिंग पार्टी को मिला है, बाकी लोग तो 30% के बाहर है. तो वो भी सोचते होंगे दिमाग में और बोलते भी है ईडी के बारे में. तो माई यहाँ परसेप्शन का बात मैं ऐसे ही इसमें ऐसे ही रख रहा हूँ कि जनरल परसेप्शन हो गया, सीबीआई का ऐसे परसेप्शन है वैसे एनआईए का क्यों ऐसे परसेप्शन नहीं है. और की है कभी परसेप्शन तो एनआईए का है वैसा नहीं है क्योंकि उनका कन्विक्शन रेट ही ऊपर है. तो जब केस होता है एनआईए के अंदर में तो जो एक कंसेंसस जनरेट हो जाता है कि कन्विक्शन तो होगा ही एक तरह से. 92-95% कन्विक्शन रेट है उसका, वैसा ईडी का केस में नहीं है, वैसा सीबीआई केस में नहीं है. इसके कारण परसेप्शन ढीला है, वो मैं बता रहा हूँ. तो आई ठीक. थिंक जो फॉरेंसिक हो गया या फिर उनका जो प्रोसीजर हो गया एलिमेंट में अगर चेंज किया जाए और उन्हें एक तरह से एक डेडिकेटेड कैडर मिला जाए तो आई थिंक इट वुड बी बेटर इन परसेप्शन मैनेजमेंट. ये बात. ठीक. हाँ, इस आर्टिकल में भी परसेप्शन के अराउंड ही बात की गई है, ये जो पॉइंट्स ओ हाईलाइट किए हैं. ओके, सो हम इकोनॉमिक ट्रेजेडी के अराउंड बात कर रहे थे. तो रिफ्लेक्सिव चेयर ऑफ इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग, हम मतलब पॉजिटिव एलिमेंट्स काफी दिनों से बात कर रहे हैं. when we see कि the National Statistics Office they have announced latest August में जो GDP figures है it has increased, annual rate जो है of increase that is 7.8% for this quarter of April to June. So economically जो हमारी growth है that is quite like nice and stable, robust compared to the global challenges and even जो domestic challenges exist करते हैं. But GDP centric framing of the alleged Indian economic success, it is wrong headed. This is true कि एक फैक्टर के ऊपर आप इसको नहीं जनरलाइज कर सकते हो, और भी चीजें हमें असेस करनी पड़ेंगी. सो जीडीपी इट इज अ फ्लॉड मेट्रिक ऑफ नेशनल इकोनॉमिक वेलफेयर. सो यहाँ जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वेलफेयर आ जाता है, और या जब हम बात करते हैं ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट तो उस चीज की यहाँ पे बात की जा रही है. तो इनइक्वालिटीज नहीं हमें पता चलती थ्रू मेयरली असेसिंग जीडीपी ग्रोथ रेट. हमें नहीं पता जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज हैं जीडीपी ग्रोथ रेट इज नॉट taking that into account, and to that matter even positive externalities at the same time. So
एक ये एस्पेक्ट हो जाएगा अराउंड दिस थिंग. सो वी ऑलवेज से कि राइट नाउ इंडिया जो है एक ब्राइट हॉटस्पॉट है ऑफ फास्ट ग्रोथ and fastest growing GDP. It should be a trivial achievement for India, just as 10-year-old child gains height more rapidly than a 20-year-old adult. So India is the poorest of the major economies. It should grow fastest. So यहाँ दो चीजें हाईलाइट की गई हैं. एंड प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड टाइम पीरियड की बात की गई तो यहाँ पे कंपैरिजन है. आई थिंक वी शुड नॉट गो इनटू दिस थिंग. सो इकोनॉमिक ट्रेजेडी का भी अगर आप बात करो, एक अगर मैं कंपैरिजन यहाँ करना चाहूँ कि वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, बट जब हम अपनी जीडीपी पर कैपिटा की बात करते हो तो दैट इज एट $2,500 और $2,600 आप बोल सकते हो. तो वहाँ ये इसके बीच में जो गैप है ना, ये बहुत ज्यादा गैप है कि आप 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हो, जीडीपी हमारी अराउंड $3.6 ट्रिलियन है एंड पर कैपिटा इनकम बहुत लोअर लेवल पे. ब्रिक्स कंट्रीज की भी अगर आप कंपेयर करोगे पर कैपिटा जीडीपी तो इंडिया की इट इज वन ऑफ द लोएस्ट पर कैपिटा जीडीपी. सो पर कैपिटा जीडीपी को हम और कैसे इंक्रीज कर सकते हैं वो एक फोकस होना चाहिए. तो एक वो चीज भी हाईलाइट कर रहा है इकोनॉमिक ट्रेजेडी की जब हम यहाँ बात कर रहे हैं. सो यहाँ पे बात की जा रही है कि वी नीड टू बोल्स्टर डिमांड आप कैसे बोल्स्टर कर सकते हो. फर्स्टली यहाँ पे भी अब पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करने की बात करोगे. डिमांड अगर आपको बोल्स्टर करनी है जो एंड अपार्ट फ्रॉम दिस चीज इंटरकनेक्टेड, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चरल मेजर्स भी फिर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे. एफिशिएंसी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी, सो उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जो टैक्स रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है उसमें भी वी नीड टू लुक इनटू द ट्रेंड एंड वेयर वी आर एक्चुअली फॉल्टरिंग, और कैसे इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं. प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कैसे लेके आ सकते हैं जब हम इनइक्वालिटी रिड्यूस करने की बात करते हैं. सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस या और कुछ पॉइंट्स आपको रेज करने हैं. No, Mansi. Okay, we can move forward then. So Indian Railways में one of the challenges is the revenue problem. So while investment in railways it boost manufacturing activities को भी boost मिलता है, services को भी, तो ये हो गया multiplier effects. As well as tax revenue में भी ग्रोथ देखी जाती है जो अगेन हमारी फिस्कल प्रूडेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. और भी मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होती है थ्रू इन्वेस्टमेंट्स इन रेलवेज. एंड की ऑर्गेनाइजेशन लाइक द रेलवेज इट कैन नॉट बी अलाउड टू go the Air India way because investment they made should add to its revenue. So जो investments है ये सारे multiplier effects हो गए, but एक जो challenge है इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी रेवेन्यू प्रोपोर्शनेटली उसमें इतनी ग्रोथ नहीं देखी गई है. सो फर्स्टली यहाँ पे हमें ग्राफ भी दे रखा है कि क्या ट्रेंड रहा है एज फार एज द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज कंसर्न्ड इन रेलवेज. सो हेयर व्हेन वी लुक एट the figure in terms of the percentage of capital expenditure. So this blue one is showing the operating ratio as per the budget documents, and dotted line is for operating ratio if no accounting adjustments they were made. So यहाँ पे भी जो आप गैप देख रहे हो, डिस्क्रिपेंसी देख रहे हो, ये भी अगेन शो कर रहा है कि जो अगेन जो रेवेन्यू गैप में हमें प्रॉब्लम हो रही है. दैट थिंग इज बीइंग हाईलाइटेड थ्रू दिस पर्टिकुलर गैप. एंड ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ कितना अमाउंट स्पेंड किया गया है. सो ट्रेंड की अगर हम बात करें तो ट्रेंड अपवर्ड ट्रेंड की तरफ ही है, बट हम ये नहीं बोल सकते कि स्टेडी अपवर्ड ट्रेंड है क्योंकि बीच में आप थोड़ा बहुत फॉल भी देखोगे, राइज हुआ है, थोड़ा फॉल होता है. एंड 2020-21 के बाद हमें शार्प इंक्रीज देखने को मिला इन कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द रेलवेज. सो इवन यू कैन सी कि ग्रेजुअली परसेंटेज फॉर्म में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर और टोटल एक्सपेंडिचर रेलवेज में इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है कि एक शार्प जंप आता है, थोड़ा सा डिप आता है, फिर शार्प जंप आता है. तो इसको हम बोलते हैं ग्रेजुअल इंक्रीज एंड इसको हम स्टेडी इंक्रीज नहीं बोलेंगे. सो देयर इज the trap of rising debt in the railways अगर हम बात करें. So debt is one problem जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा कंसर्न है अराउंड द रेलवे सेक्टर, क्योंकि अगेन जो पब्लिक एक्सपेंडिचर भी किया जा रहा है वो अमाउंट कहाँ से आ रहा है.
सो मेजर पार्ट डेफिनेटली एक तो हो सकता है कि रेवेन्यू इतना जनरेट हो रहा हो कि आप उसको वापस एक बड़ा अमाउंट उसको री इन्वेस्ट करो, बट अगर जो डिमांड है जो आपको अमाउंट इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, मॉडर्नाइजेशन की आप बात करो या लॉजिस्टिकल सेक्टर के पर्सपेक्टिव से अगर आप बात करो, इवन कंज्यूमर ट्रैवल के पर्सपेक्टिव से बात करो, मॉडर्न रेलवेज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इंडिजिनस रेलवेज इंट्रोड्यूस की जा रही है, डिफरेंट लिंक्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो उसके लिए जो पैसा चाहिएगा फिर वो आपको अल्टीमेटली बोरो ही करना पड़ेगा। तो जो डेट लाइबिलिटी है, इट वाज नोटिस्ड कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इट रिलाइड ऑलमोस्ट एंटायरली ऑन द जीबीएस इन दिस ईयर्स बजट। सो जीबीएस इज द ग्रॉस बजटरी सपोर्ट जो प्रोवाइड किया जाता है टू द रेलवेज बाय द गवर्नमेंट, एंड एक रहता है एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज जो आपको अगेन कहीं ना कहीं जो इंक्रीमेंटल अगर आपको सपोर्ट चाहिए होता है, so that is provided in this form. And apart from this, when we talk about Mansi, I have a question ki we have a debt problem in the railways, this you have mentioned. So I need a solution from you that how we can ensure that the level of debt comes down. Along with that, the capital expenditure which the railway is doing, the capital receipts also comes in the similar amount. What are the following measures we can take? हाँ, यहाँ पे देखो मेन प्रॉब्लम यही है, पहले आपने जो क्वेश्चन रेज किया कि डेट को कैसे हम कम कर सकते हैं, तो डेट कम तभी हो सकता है